तो ये जो एसआईआर वाला मामला फेल हुआ, बाबा जी आप तो अभी जाके आए हैं, तो क्या हम बिल्कुल पक्का कह सकते हैं कि एसआईआर वाला मामला इनका फेल हो गया? वोट चोरी, क्या है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये कैंपेन हम मान लें कि ये कंप्लीट फेलियर है। और आज तो मैंने देखा कि इनके ये भी बात चल रही है कि जो सीटों का वितरण हो रहा है उसमें 65 के आसपास सीटें देने की बात हो रही है कांग्रेस को। तो मुझे लगता है ये भी शायद अच्छा समाचार है एनडीए के लिए। जी। तो एसआईआर की जहां तक बात है ना, मैं हमेशा तो एक बात कहता आया हूं कि हिंदुस्तान में शहरी बाबूजी लोग शायद वोटर लिस्ट को न समझते हो कि वोटर लिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे उसका रिवीजन होता है। पर गांव के जो अदना से बेचारे जो सो कॉल्ड गरीब लोग, अनपढ़ लोग या सीधे साधे लोग होते हैं ना, उनकी पीएचडी होती है वोटर लिस्ट पे। वो उनको उनके पास एक एक वोटर का फोन नंबर और एड्रेस और हाल मुकाम, कि इस वक्त सूरत में खट रहा है या नवसारी में है या वापी में है, एक इसकी जानकारी रखते हैं गांव वाले, पूरी वोटर लिस्ट की। तो सर ये वोटर लिस्ट का मुद्दा कभी भी गांव में नहीं चलेगा। और ये बात राहुल गांधी जानते थे, पर उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था और कोई मुद्दा ही नहीं था। सर मैं ये मानता हूं कि एसआईआर का तो चलिए मुद्दा फेल हो गया, ये वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह फेल हो गया। आप बिहार में जाके पूछ लीजिए, मैंने गांव में जाके इंटीरियर पूछा कि भैया वोट बन गया? हाँ बन गया। क्या आप में से आपके गांव में किसी का वोट कटा? बोला जी नहीं, ऐसी तो हमने नहीं देखा। इसका बहुत अच्छा जवाब तेज प्रताप यादव जी ने दिया है। बोले अरे अगर वोट चोरी हुआ है तो उसका वोट जुड़वाओ, इस सड़क पर काहे घूम रहा है तुम लोग? सिंपल सी बात है सर, अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम कट गया है तो जुड़वाओ, अभी मौका है, प्रोसेस है उसका। खैर सर, बात यह कि राहुल गांधी के आका लोग जो विदेश में बैठे हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है? सर ये तो पक्की बात है कि राहुल गांधी तो हैंड्सअप करके बैठा है कि साहब देखो जी, ये मोदी अपने बस का तो है नहीं, आप ही लोग बता दो। ये जब जाते थे जब पाकिस्तान में या इधर उधर कि हमारी मदद कीजिए प्लीज, मोदिया को किसी तरह हटाइए आप लोग, तो वो इसलिए तो क्योंकि ये चार तरफ डे वन से थे कि भैया मोदी का कोई तोड़ है नहीं हमारे पास। सर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इनके आकाओं को भी समझ में आ गया है कि देखिए फिल मोदी को चुनाव में तो हरा नहीं सकते। इस वक्त सबसे अच्छा मौका है कि अगर मोदी का जो दो तीन पार्टियां समर्थन कर रही हैं उसमें से किसी का समर्थन हटा लिया जाए, मोदी की सरकार अल्पमत में आ जाए, तो मोदी की सरकार गिराई जा सकती है। और आप देख लीजिए कि इंडिया अलायंस समर्थित जितने भी इन्फ्लुएंसर, पत्रकार, सुपारी पत्रकार, उन सब का फोकस एक ही जगह है कि इतना सांसद जो है वो फलाने से मिल लिए, इतना लोग नड्डा के डिनर में नहीं आ रहे थे इसलिए नड्डा का डिनर कैंसिल हो गया, इतने सांसद जो है फलनवा के संपर्क में है, मोदी की सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है। इस दंद फंद के अलावा विपक्ष के पास कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई उपाय है मोदी का। मैं ये मानता हूं कि मोदी जी मध्यावधि चुनाव के लिए भी पूरी तरह चाक चौबंद मेंटली तैयार होंगे कि अगर कल को सचमुच ऐसी कोई नौबत आ ही गई जब दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी ही हैं पीछे और नेपाल तक आ ही गई हैं संसद फूंकने, और हमारे यहां कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है सचमुच ही सरकार सांसदों को ही तोड़ के इधर उधर करके गिरा दी जाए, कुछ कर लिया जाए। तो सर मेरा आकलन यह है कि अगर मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे ना, कहीं सचमुच 400 पार ना हो जाए। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, मतलब, पर एक बात बताऊं ना भाई, वो वॉर रूम में संभावनाएं तो सारी
सारी मॉडलिटीज वो तो की ही जाती हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर दुश्मन इधर से आ गया तो क्या करेंगे, दुश्मन के निगाह से भी तो सोचना चाहिए ना। वॉर रूम में तो यही होता है, एक आदमी दुश्मन बन जाता है और एक आदमी, और दोनों जो है अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अच्छा मैं इधर से आ जाऊंगा तो तुम मुझे कैसे रोकोगे। तो सर मुझे लगता है कि इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की जो अंतिम प्रयास हो सकता है वो हो सकता है सरकार का समर्थन किसी एक पार्टी से। पर उसका उपाय मुझे लगता है मोदी जी और पूरा जो उनका जो टीम है वो करके बैठी होगी। और सबसे अंतिम उपाय तो एक मध्यावधि चुनाव होता है।